Hello and very warm welcome to Time Edu Sir. So this is our new chapter, new lecture on unit and measurement. आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट एंड मेजरमेंट और ये उसका पहला लेक्चर है. दिस इज लेक्चर 2.1. सो लेट अस बिगिन. देखो सबसे पहले मेजरमेंट जो मेजरमेंट टर्म होता है इसका क्या मतलब है ये आप डेली लाइफ के एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ सकते हो. आप जब भी कभी मार्केट जाते हो फल खरीदते हो तो फल खरीदते हो तो क्या मेजर करते हैं? उसका मास मेजर करते हैं कि हमें मान लो सपोज एप्पल लेना है 10 केजी 5 केजी 2 केजी एप्पल लेना है या कुछ भी लेना तो आप मेजर करते हो. क्या चीज मेजर करते हो? मास उस पर्टिकुलर फ्रूट का या वेजिटेबल का. सपोज अगर आप मिल्क लेते हो तो मिल्क में क्या मेजर करते हो? मिल्क का वॉल्यूम कि 2 लीटर मिल्क लेना है 3 लीटर मिल्क लेना है कितना लेना है. ओके सो यू कैन सी दैट इससे मिल्क दिया जाता है. दिस इज फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इसे क्या किया जाता है? इसे मेजर किया जाता है. मान लो एक बार दिया 2 बार दिया सपोज दिस विल बी इक्वल टू 1 लीटर और सपोज 1.5 लीटर जो भी. ठीक? उसका और भी मेजरमेंट जैसे कि आप अगर दर्जी वाले के यहाँ जाते हो तो वो आपका क्या करते हो? आपका लेंथ मेजर करता है. अगर शर्ट का कपड़ा सिलना है या कुछ भी करना है तो दे मेजर मेजर लेंथ. आप बीमार पड़ते हो तो ये जो डिवाइस है थर्मामीटर इसे क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर हमारा कितना है, ज्यादा है, कम है, क्या है. ओके सो नाउ सवाल है कि ये मेजरमेंट का फिजिक्स में नीड क्या है, क्यों नीड है? सो टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है तो देखो हमें कुछ भी अगर फिजिक्स में समझना है, कोई एक्सपेरिमेंट कोई फेनोमेना समझना है, कोई भी घटना जानना है कि कुछ चीज क्यों होता है कैसे होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है. एक्सपेरिमेंट के जरिए हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं और समझ पाते हैं. ठीक है और एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे तो हमें मेजरमेंट करने की आवश्यकता होती है. हमें मेजरमेंट करना होता है और हम मेजर करते हैं बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. ये सब चीजों का मेजरमेंट होता है. okay? So experimental verification of laws and theories also needs measurement of physical property. जो भी हम एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करते हैं लॉज या थ्योरी का उसमें भी हमें मेजरमेंट का काफी आवश्यकता पड़ता है. तो नाउ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? What does this mean? What does physical quantity? So any physical quantity that can be measured and can be described by a number. कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सके और उसको एक डिस्क्राइब कर सके किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, किसी नंबर से, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. सपोज मास मास किसी पर्सन का आप करते हो तो 65 kg. सपोज दिस इज अ मास, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विद दिस यूनिट. इसको आगे हम समझेंगे क्या होता है. अभी फिलहाल समझते हैं. जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज से. अगेन दिस इज यूनिट. एरिया को मेजर करते हैं, फिर टेम्परेचर को मेजर करते हैं. उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं उसको समझते हैं. देखो बेसिकली दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो मास है, लेंथ है और टाइम है और टेम्परेचर है. इसके बाद जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आप बुक्स में देखते हो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं. उसको हम यूनिट पढ़ेंगे तो उस बाकी तीनों का भी चर्चा करेंगे. वैसे फॉर नॉलेज यू कैन से बाकी के तीन जो है उसमें आप करंट कहते हो. करंट होता है क्वांटिटी. दूसरा amount of substance, okay, and उसका luminous intensity. We will discuss it later. Okay, so derived quantities क्या होते हैं? जो जो भी आपने ये पढ़ा बाकी का, ये चार आपने जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा, तो बाकी के फंडामेंटल क्वांटिटीज से, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो भी क्वांटिटीज नए डिराइव होते हैं, क्योंकि देखो हमारे सोसाइटी, हमारे नेचर में एक ही क्वांटिटी नहीं होता, एक ही चीज नहीं होता, कम ही चीज नहीं होता, 7 8 10 इतना ही नहीं, बहुत सारा क्वांटिटीज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए. तो क्या सारे क्वांटिटीज के लिए अगर अलग अलग हम हर एक चीज का एक्सप्रेशन रखें तो फिर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होगा. इसीलिए हमने कुछ बेसिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए हैं, जैसे कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. आप जैसे एरिया समझते हो, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है बट दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी. कैसे? क्योंकि एरिया लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है. वॉल्यूम इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी. लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा. ठीक है. सपोज स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम. कितना टाइम लगता है उसको चलने में. तो देखो यहाँ पे टाइम फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिस्टेंस इज आल्सो लेंथ, तो लेंथ बाय टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है. तो स्पीड, फोर्स, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता है. ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. ओके नाउ यूनिट फॉर मेजरमेंट. देखो हमें यूनिट का आवश्यकता क्यों पड़ा, हम यूनिट क्यों यूज करते हैं? जब भी देखो, अब जब भी कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हो
सपोज मान लो कि हमें एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक किसी भी चीज को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए क्या है ना कि हम कुछ ना कुछ एक पैरामीटर यूज करेंगे। वी विल यूज सम टाइप ऑफ पैरामीटर, एक पैरामीटर यूज करेंगे जो कि हम कॉमन रखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करने के लिए। सपोज देखो, एक अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजरमेंट के लिए, और आपको क्या करना है कि अपने टेबल का लेंथ को मेजर करना है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो आपके आसपास जो भी वस्तु है उसको एक टूल बना के या उसको एक पैरामीटर लेके। जैसे सपोज आप अपना पेंसिल उठा लो और पेंसिल से इसको मेजर करना शुरू करो, कितना टाइम पेंसिल को करोगे तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। मान लो अगर 5 टाइम हमने पेंसिल को यहाँ से यहाँ तक लाया है, तो इसका मतलब है कि 5 पेंसिल टाइम दिस लेंथ इज। सो इसको, अब इस क्वांटिटी को हमने 5 पेंसिल के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो पेंसिल इस जगह पे क्या है, पेंसिल इज अ यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर। बेसिकली ये मतलब सबसे छोटा पैमाना जिससे हम इसको मेजर कर पाते हैं। उस तरीके से मान लो अगर आपको किसी का मास मेजर करना है, और आपको मास मेजर करने के लिए कुछ भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसा टूल नहीं है, बस आपके पास एक वेइंग मशीन है, तो आप क्या करते हो, ये मतलब वो जो तराजू होता है ना, बैलेंस वेइंग मशीन है, वेइंग है आपके पास, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो, एक साइड आपको जो भी चीज मेजर करना है उसको रखते हो, और दूसरे साइड एक क्वांटिटी दोगे तभी उसको उसके कंपैरिजन में मेजर करोगे। सपोज मान लो हमको एक ब्रिक डाल देते हैं, ठीक है, और उस ब्रिक को एक यूनिट मान लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्स यूनिट। सपोज जितना ब्रिक होगा उतना यूनिट हम कह के उसको मास को मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो सिमिलरली क्या हुआ कि जब जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, हर एक देश के लोगों ने, जो भी सिविलाइजेशन के लोग थे वहां पे सब जगह इस तरीके से पैरामीटर्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। जैसे डिस्टेंस का ही ट्रैवलिंग, कहीं पे किलो, कहीं पे आपको फुट में ट्रैवल किया, फुट में मेजर किया गया, कहीं पे सेंटीमीटर में मेजर किया गया, कहीं पे माइल में मेजर किया गया, ठीक है, कहीं पे इंच में मेजर किया गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये बनाया गया था, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे मीटर, फुट, इंच। उसके बाद मास को मेजर करने के लिए कहीं पे किलोग्राम यूज होता है, कहीं पे पॉइंट यूज होता है, कहीं ग्राम यूज होता है, ठीक है। फिर जैसे हम लोग के यहाँ पे देखते होंगे लोकल लैंग्वेज में पाव बोलते हैं, एक पाव, दो पाव, साबा, केजी, ऐसा करके बनाते हैं लोग अपना तरीके का। तो ये हमारा अपना लोकल जो इथनिसिटी है उसमें ये सब यूज किया जाता है। जैसे टाइम के लिए सेकेंड, मिनट, आवर यूज करते हैं। दीज आर द यूनिट्स फॉर टाइम। बेसिकली इन सब के टर्म में हम टाइम को मेजर करते हैं। टाइम क्या है, क्वांटिटी, और इन सब से मेजर करते हैं। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, और हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं। ओके, नाउ कोई भी यूनिट अगर हमें बनाना है तो उस यूनिट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, वो यूनिट किस कैसा होना चाहिए, तो वेल यूनिट इज मस्ट बी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसका साइज सुटेबल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मान लो हमने एक मीटर को या मीटर को माना है सपोज यूनिट लेंथ का, तो एक मीटर का लेंथ ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली कैरिएबल हो, सुटेबल हो साइज। ऐसा नहीं कि उसका लेंथ ही इतना बड़ा हो हमारा यूनिट का कि उसको अगर हमें मेजर करना है किसी भी चीज को तो कैरी करने में ही समस्या आ जाए। सो इट मस्ट हैव सम सुटेबल साइज। उसके बाद रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो वहीं पे फिर रहेगा, बार बार उसको बनाया जा सके। इनवेरिएबल हो, मतलब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे रख रहे हो, उसको इंडिया में रख रहे हो तो ये इस साइज का है, और उसको जापान लेके जाओगे तो इस साइज का हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेम साइज का होना चाहिए। मतलब उसका साइज चेंज नहीं करे, ठीक है, इनवेरिएबल हो। उसके बाद इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब कि वो ब्रेकेबल ना हो, वो ये ना हो सके, खत्म ना हो सके कभी भी, ठीक है। और सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए वो यूनिट, तभी जाके वो फिर एक ओवरऑल फाइनल यूनिट बन पाएगा। देखो बहुत सारा अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग जगह पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमें मेजर क्या करना होता था, मेन फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम, ये तीन चीज को मेजर करना होता था, ठीक है। तो तीन चीज को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, जो पहला सिस्टम था हमारा सीजीएस सिस्टम, उसको समझते हैं। C4 सेंटीमीटर, लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में मेजर किया जाता था, ठीक है, और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता था। ये सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। उसके बाद इसे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, and this is based on centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time as well. उसके बाद MKS सिस्टम आता है। MKS for M means meter and K means kilogram, S means second. Basically this is the, इसी को बेस माना गया था ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट में जो आप पढ़ोगे तो यही सब ऐसा यूनिट में भी मेजर करते हैं हम लोग, मीटर फॉर लेंथ एंड किलोग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। तो ये भी एक फ्रेंच सिस्टम ही, और इसको ही फ्रेंच में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। Then next is foot pound system, that is FPS system। ये सबसे पहले ब्रिटेन में लाया गया था। अब ब्रिटेन का बेसिकली ये सिस्टम है, ठीक है। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट से कहते हैं। फुट का मतलब F फॉर फुट होता है, एंड P फॉर पाउंड, एंड S फॉर सेकेंड, as the unit of time, length and mass। Okay?
नाउ उसके बाद बात आता है अब कि अगर हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक यूनिट बनाना है कि जो सबके लिए एक्सेप्टेड, वो जो सबको एक्सेप्ट करे। अब ऐसा नहीं कि मान लो अगर कहीं के लोग पाउंड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आके पाउंड बोले कि या पाउंड में वो चीज लेना चाहे हम लोग से, बट वी मेजर इन किलोग्राम, सो इट विल बी डिफिकल्ट कि हम क्या चीज में मेजर करें, उसका हम भाषा। फिर हाँ, एक चीज आता है कि हम ट्रांसलेट कर ले, पाउंड को कन्वर्ट कर ले इसमें, लेकिन फिर अगर हम केजी लेके किसी दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पे फिर कोई और ग्राम में मेजर कर रहा होगा, कहीं और जाएंगे कुछ और अपना अपना क्वांटिटी को बना के रखा होगा, वो यूनिट बना के रखा होगा, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया गया। बेसिकली क्या हुआ था, 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेजरमेंट पे, ठीक है, ये असल फ्रांस में हुआ था। तो वहीं से ये इसका फ्रेंच नेम का एब्रिविएट, एक्चुअली सिस्टम डे इंटरनेशनल बोलते हैं उसको। तो एसआई वहां से निकल के आया वर्ड, ठीक है। तो एसआई कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एसआई से ही 7 फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया। ओके, so let us see what are these 7 fundamental quantities now. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, और मास, टाइम, सेकंड, केल्विन, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, एंड luminous intensity is in कैंडेला। और सबका सिंबल भी यहाँ पे दिया हुआ है, सिंबल देख लीजिए क्या क्या सिंबल किसका है। मूल के लिए एमओएल मूल यूज करता है, कैंडेला सीटी, एम्पियर ए, केल्विन के। अब ये पता करेंगे आगे कि सिंबल लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि ये जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा एमएलटी है, लेंथ मास टाइम, ये कैसे मेजर होता है। तो बेसिकली देखो, टाइम का जो मीटर मतलब जो लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट है हमारा मीटर, वो 1 मीटर क्यों लिया गया, इसके पीछे का क्या रीजन है। जब ऐसा ही सिस्टम मतलब बनाया गया था तो उसके लिए लॉजिक ये दिया गया था, देखो 1 मीटर इतना लेंथ होगा कि लाइट को अगर इतने टाइम में, लाइट अगर इतना टाइम में 1 अपॉन ये जो डाटा दिया हुआ, इतना टाइम अगर ट्रैवल करता है लाइट, जितना दूर ट्रैवल करेगा इतने टाइम में, वो लेंथ 1 मीटर होगा। लाइट एक्चुअली इतने देर में 1 मीटर इतना लेंथ ट्रैवल करता है, जितना भी बड़ा 1 मीटर होता है वो उतने देर में उतना लेंथ लाइट इतने टाइम में ट्रैवल करेगा। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम नाउ। किलोग्राम का जो बेसिकली ये है, ये एक प्रोटोटाइप सिलेंडर, मतलब देखो जैसे अभी अभी हम लोग यूज करते हैं ना किलोग्राम, मतलब अपने घर में किस तरह का बनाया जाता है वही, ठीक है। इस तरह का, इसमें 1 केजी लिखा होता है, एक से छोटा होता है, कोई और बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। जब गेहूं हम जाते हो गए वो कर आटा पिसवाने के लिए उसका, गेहूं का, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते हो बड़ा बड़ा बना हुआ रहता है, 5 केजी, 10 केजी। बेसिकली वो एक प्रोटोटाइप सिस्टम है यूनिट का, मतलब उसको हम लोग उसी के कंपैरिजन में बाकी वजन करते हैं या मेजर करते हैं मास को। तो एसआई सिस्टम में क्या किया गया ना, प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय का एक प्रोटोटाइप बनाया गया, ठीक है, और उसको माना गया, उसका जो प्रोटोटाइप था उसको 1 केजी माना गया था, और उसी के हिसाब से सारा मेजर किया गया, और उसको अभी भी रखा हुआ है और वो हमेशा रखा रहेगा वहाँ पेरिस में, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वहां पे। सो दिस इज हाउ दैट लुक, वो कैसा दिखता है, प्लेटिनम प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, उसको इस तरीके से वहां पे सिक्योरली प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ किलोग्राम। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है, देखो जब टाइम, जब किसी भी सीजियम, एक सीजियम 133 एटम से जो लाइट इमिट होता है, उसका जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव है तो ऑसिलेट करेगा। तो इतना ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा ना, इतना ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ओके, now the two supplementary unit we have as well. So first supplementary unit is radian. रेडियन का मतलब होता है कि जब भी आप प्लेन एंगल मेजर करते हो उसे रेडियन में मेजर करते हैं। आपने डिग्री में मेजर किया होगा कि किसी भी चीज का एंगल कितना होता है 30 डिग्री से, मान लो ये एंगल बना, ये 30 डिग्री, ऐसा करके हम बोलते हैं। सो डिग्री इज अदर सिस्टम ऑफ एंगल, बट इन एसआई सिस्टम जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो रेडियन में किया जाता है। ओके, रेडियन क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ये लेंथ, मान लो लेंथ ऑफ आर्क, so angle is equal to length of arc by radius. Okay, so ये जो रेडियन है असल में ये ऐसे डेडिकेटेड सिस्टम है यूनिट का, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे यूनिट लेस होता है, एक्चुअली लेंथ भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो देयर विल बी नो यूनिट फंडामेंटली, बट हमने एक डेडिकेटेड यूनिट दिया है एंगल के लिए, दैट इज 1 रेडियन। ओके, उसके बात करते हैं एस्टेरेडियन का। एस्टेरेडियन का जो एक एस्टेरेडियन जो होता है वो फंडामेंटल माना गया, ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया वो सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को आप अगर बेसिक एग्जांपल से समझना चाहते हो तो आपने एक कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा, तो ध्यान से सोचो, ये जो कोन वाला आइसक्रीम होता है और उसके ऊपर में आइसक्रीम इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है,
अब इसको काट हटा दो, ये जो आपका सरफेस है ना, ये सरफेस, इसका कुछ एरिया होगा। अगर आपको उसका सॉलिड एंगल निकालना है कि कितना सॉलिड एंगल है, अब ये देखो इसका सरफेस एरिया और ये जो ऊपर वाला है और ये जो लेंथ है, साइड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये लेंथ, तो इस लेंथ का अगर मान लो प्लेन एंगल से कंपेयर करें तो प्लेन एंगल के लिए हम थीटा इक्वल टू लिखते थे लेंथ अपॉन रेडियस, तो लेंथ यहाँ पे एरिया बन जाता है। ओके, सो सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन ये लेंथ इनटू लेंथ, सो दिस विल बी थ्री डायमेंशनल ना, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ स्क्वायर एंड यूनिट उसका होता है एक स्टेरेडियन। ठीक है, देखो एंगल सिस्टम में पढ़ोगे, जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना कि एक पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन असल में रेडियन एंगल का मेजरमेंट है इसका, आपको प्लेन एंगल का, तो पाई रेडियन जो होता है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं दैट इज 180 डिग्री, इस हिसाब से हम कन्वर्जन कर लेते हैं किसी भी एंगल का। ओके, जैसे 2 पाई रेडियन करोगे तो 360 डिग्री होता है इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसको स्टेरेडियन को भी मेजर कर सकते हो ऐसे ही। Now there are some certain rules for writing SI units। अब SI units का कुछ rules regulation है कि कैसे हम लिखना है, हमें क्या गलत है क्या सही है। देखो सबसे पहला, जब भी आप full name of unit starts with small letter even if named after a person। देखो कभी भी जब आप कोई भी यूनिट को फुल लिखते हो, पूरा लिखते हो, जैसे किलोग्राम लिखोगे, न्यूटन लिखोगे, एम्पियर लिखोगे, कूलम लिखोगे, कोई भी, वैसे ये तीनों यूनिट जो है दीज आर द डेडिकेटेड यूनिट ऑन द ऑनर ऑफ थ्री साइंटिस्ट, न्यूटन, एम्पियर एंड कूलम। ओके, सो जब आप न्यूटन पूरा लिखते हो तो यू हैव टू राइट इट इन स्मॉल लेटर। ओके, ये नहीं कि आप कैपिटल न्यूटन लिख रहे हैं, कैपिटल एन लिखते हैं, दिस इज द रॉन्ग वे। तो एम्पियर भी लिखना आपको तो ए से स्मॉल से स्टार्ट करना होगा, कैपिटल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से कूलम में भी आप कैपिटल से नहीं स्मॉल सी से स्टार्ट करोगे। तो सेकंड रूल इज, सेकंड रूल फॉर ये, अगर मान लो कि कोई भी सिंबल अगर साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे है, तो जब आप फुल फॉर्म लिखते हो तो न्यूटन पूरा लिखो, अगर शॉर्ट लिखते हो तो आप स्मॉल नहीं लिख सकते, स्मॉल एन नहीं लिखना है लॉट है, तो फिर आपको कैपिटल एन लिखना होगा। ओके, सिमिलरली जब केल्विन पूरा लिखते हो और स्मॉल जब लिखना हो, जब इसका सॉरी सिंबल बस लिखना हो, एक कैपिटल के लिखोगे, यू विल नॉट राइट, यू कैन नॉट राइट स्मॉल के। तरीके से एम्पियर में कैपिटल ए, कूलम में कैपिटल सी लिखेंगे, स्मॉल सी नहीं चलेगा। Now the third rule is symbol for all other units are written in the small letters। सो उसी तरीके से मीटर के लिए, जैसे देखो वो तो हो गया डेडिकेटेड साइंटिस्ट के नाम पे जो आया था, वो सब के लिए था कि कैपिटल में न्यूटन लिखेंगे, कैपिटल में हम लोग कूलम लिखेंगे, कैपिटल में एम्पियर लिखेंगे। स्मॉल एम्पियर कभी भी ए नहीं लिखा जाता है, एम्पियर को कभी भी स्मॉल ए से नहीं लिखते। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो बाकी का आपको चार फंडामेंटल क्वांटिटी या जो भी आपके पास जो बचता है और भी क्वांटिटी सब जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो उन सब के लिए हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो मीटर के लिए स्मॉल एम, सेकंड के लिए स्मॉल एस, किलोग्राम के लिए स्मॉल केजी, कैंडेला के लिए स्मॉल सीडी। ओके, then one space is left between the last digit of the numeral and symbol unit। जैसे आप ये समझो, अगर मान लो हमें फोर्स हमारा पता है कि 500 न्यूटन है, तो 500 न्यूटन के बाद 500 न्यूटन ऐसे एक साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा। यू विल राइट लाइक दिस 500 स्पेस न्यूटन, तो एक स्पेस मैंडेटरी है। तो 10 केजी के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, 5 न्यूटन के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, 15 मीटर के बीच में भी एक स्पेस होना चाहिए। सिमिलरली बाकी में भी ऐसा ही करेंगे। उसका फिफ्थ रूल हम देखते हैं। फिफ्थ रूल हमारा है कि कोई भी यूनिट का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे अपने ग्रामर का जो आपका कंसेप्ट है और जो आपका ग्रामेटिकल ज्ञान है, ठीक है, उस लिटरल ज्ञान को आप हटा के रखिएगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा अलग है। आप जब मीटर लिखते हो 6 मीटर, तो यहाँ पे आपका फिर वो प्लूरल और सिंगुलर वाला टेंशन नहीं लेना कि ये 6 है तो ज्यादा है 1 से, तो यहाँ पे मीटर्स कर दे, सो दैट विल बी रॉन्ग। you will write only 6 मीटर। 14 kg तो kg, kgs नहीं लिखेंगे। सेकंड्स में सेकंड्स नहीं लिखते, सेकंड में सेकंड ही लिखते, सेकंड्स नहीं लिखते। 20 सेकंड हो या 20,000 सेकंड हो, you will write only second, not seconds। सिमिलरली किसी भी यूनिट में हम ऐसा ही करते हैं, प्लूरल फॉर्म्स का नहीं होता है, ध्यान रखिए। Now next, full stop should not be used after the unit। कभी भी कोई यूनिट लिखो उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं यूज करते, याद रखिएगा। कभी मीटर लिखते हैं, मीटर लिखते हैं तो उसके बाद हम एक फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। न्यूटन लिखते हैं उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, दैट इज अ रॉन्ग वे। ओके, उसके बाद नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल ऑफ द यूनिट्स। कभी भी दो सिंबल हो इस तरीके से, तो उसमें स्पेस नहीं होता। जैसे देखो कि अगर मान लो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं,
सपोज फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट, ये लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन और स्पेस मीटर देके नहीं लिखेंगे, फिर दोनों अलग अलग टर्म हो जाएगा। ये चूंकि एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम न्यूटन और मीटर साथ में लिखेंगे बिना स्पेस के। ओके, सिमिलरली जूल सेकेंड, वोल्ट एम्पियर, कोई भी दो क्वांटिटी के, मतलब कोई भी नया क्वांटिटी अगर दो तीन क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है तो सारा यूनिट उसका साथ में ही होता है। ओके, अलग अलग इस तरीके से नहीं लिखते। जैसे आप देखो वेलोसिटी लिखते हो ना, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना? तो ऐसा नहीं कि मीटर अलग लिखा पर सेकेंड अलग लिखा, वो एक साथ लिखा जाएगा। नाउ देयर आर सम ऐसा प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर, देखो जब भी हमें बहुत बड़ा कैलकुलेट करना होता है या छोटा छोटा बहुत छोटा कैलकुलेट करना होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, तो उसके लिए क्या है कि अगर मान लो एक बार में आप इतना बार इतना इतना जीरो एक साथ लिखते चलो तो पता चलेगा दो तीन क्वांटिटी का ही लिखने में डाटा हमारा पूरा कॉपी भर गया। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक एडवांटेज है कि वी हैव फाइंड आउट सम ऐसा प्रीफिक्सेस कि आपको जब ज्यादा लिखना हो तो आप इस तरीके से एक्सपोनेंशियल सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे 10 टू द पावर 1 रेज रहेगा तो उसको डेका बोलेंगे, डीए सिंबल होता है। सिमिलरली पावर 2 हेक्टो, 3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा, 21 जेटा एंड 24 इजियोटा, एंड दीज आर द सिंबल्स फॉर देम। अगर ये तो बड़ा के लिए हो गया, जब ज्यादा होगा तो उसका देखते हैं छोटा अगर हो तो 10 टू द -1 के लिए हम डेसी यूज करते हैं, 10 टू द -2 के लिए सेंटी यूज करते हैं, -3 के लिए मिली, -6 के लिए माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, and then -15 is femto, -18 is atto, -20 is zepto, and -24 is yecto। yocto, okay, so these are the symbols। जैसे यहाँ बेसिक समझ लो, माइक्रो का म्यू ये सिंबल होता है, ये यू नहीं है, म्यू है। ओके, म्यू है, और ये नैनो है, एन। इसके बाद और भी एसआई प्रीफिक्सेस का यूज देखते हैं, कैसे यूज कैसे करते हैं। मान लो 3 मिली एम्पियर हमें लिखना है, तो 3 मिली एम्पियर विल बी रिटन एज 3 टाइम्स 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है? अब इसको ऐसे ही रख दो, जो बाद में लिखा गया है ना उसको आप अलग अलग रखो, और ये जो टर्म है इसको आप कन्वर्ट कर लो। सपोज मिली है तो मिली का मतलब क्या है? -3, तो 3 into 10 to the power -3 एम्पियर। नाउ यहाँ पे देखो वोल्ट है, वोल्ट को लिखा, अब ये माइक्रो है, माइक्रो क्या कहता है? माइक्रो कहता है 10 to the power -6, तो 5 into 10 to the power -6 वोल्ट। अब यहाँ पे एन है, नैनो, सेकंड लिख दिया, नैनो को निकाल लिया, 10 to the power -9 कर दिया, तो 8 into 10 to the power -9 सेकंड। ओके, नाउ दिस इज पिको, पिको को निकाल दो, मीटर रखने दो, 10 to the power -12, 6 into 10 to the -12 मीटर। सिमिलरली 5 किलोमीटर, अगर इसको मीटर में लिखना है तो किलो को निकाला, किलो 10 to the power 3 होता है, तो 5 into 10 to the power 3 मीटर इज किलोमीटर। 5 किलोमीटर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ मीटर। सिमिलरली मेगावाट अगर एनर्जी का यूनिट है, मान लो पावर का यूनिट है, सपोज 7 मेगावाट है, तो मेगा को निकालो, मेगा होता है 10 to the power 6, so 7 into 10 to the power 6 watt। नाउ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो यूज किया जाता है। देखो बैक्टीरियाज या जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका साइज सब काफी छोटा होता है, उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। बेसिकली जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके लिए माइक्रोन यूज करते हैं। तो एक माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद और भी छोटा अगर उससे करो, जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में साइजेस वगैरह आपको निकालना है, एटम्स के बीच में सारी एटम का रेडियस, उसके लिए नैनोमीटर यूज किया जाता है। 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ओके, उसके बाद फिर और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है हमारे पास जिससे हम लेंथ का मेजर करते हैं। जैसे अगर आपको और भी छोटा यूज करना है, जैसे न्यूक्लियस का साइज आपको देखना है, तो उसमें हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, तो 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। देन और भी छोटा जाना है, न्यूक्लियस के अंदर में अगर आप जाते हो, फर्मी लेवल, दैट इज एक फर्मी होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, तो अब बात करते हैं उसके बाद, अगर आपको और बड़ा यूनिट, अब बहुत बड़ा यानी कि स्टार्स को मेजर करना है, सन के और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। ओके, सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ से सन के बीच का जो दूरी होता है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा 2 सेंटीमीटर होगा, नहीं बहुत दूर होता है। तो ये फिगर का बात नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड का बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, that is 1.5 into 10 to the power 11 meter is 1 astronomical unit। okay, इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स के बीच में भी डिस्टेंस हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू में ही कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर
और भी उससे ज्यादा बड़ा आपको कैलकुलेट करना हो कि और स्टार का दूरी कितना है, मतलब डिस्टिंग स्टार ब्लैक होल्स के बीच का, दूसरा ब्लैक होल, दूसरे गैलेक्सीज का कुछ ऐसा डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो दैट इज कैलकुलेटेड इन लाइट ईयर। सो लाइट ईयर इज नॉट ईयर और टाइम, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये यूनिट जो है डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो एक लाइट ईयर का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। भाई लाइट एक सेकेंड में ट्रेवल करता है 3 लाख मीटर के आसपास, ओके, 3 लाख किलोमीटर। तो आप सोच लो कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, सो 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स, ओके। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें 10⁻³ और ऐड कर दो, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो लाइट एक साल में आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ये कैसे आता है इतना। 9.5 into 10⁵, 15 meter distance is equal to the distance traveled by light in 1 year। ना उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। परसेक मेथड बोलते हैं इसको, पैरालैक्स मेथड बोला जाता है इसे। So this is defined as the distance at which an arc of one astronomical unit subtends an angle of 1 minute, okay, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का एंगल जब एक एस्ट्रोनॉमी का, जैसे देखो अर्थ और मून के सन के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमने देखा था मतलब। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस अगर हो आपका लेंथ ऑफ आर्क, थीटा इज इक्वल टू पता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ओके। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अगर ये बेसिकली कहा जाता है कि अगर एंगल हमारा 1 सेकेंड एंगल है, ठीक है, तो ये होगा कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय लेंथ। तो अब ये लेंथ जो होगा वो 1 परसेक होगा, ओके, यहाँ पे 1 परसेक होगा। तो 1 परसेक इज इक्वल टू लगभग 3.1 into 10⁻16 मीटर होता है। तो बेसिकली दिस इज द मेथड दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट स्टार एंड प्लैनेट्स। उसके बाद और भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं मेजरिंग एरिया को मेजर करने के लिए। ये सब आपने सुना होगा, कभी देखते होंगे बड़ा बड़ा कॉलेज सबका एरिया दिया रहता है कि 5 एकड़ का कैंपस, 10 एकड़ का कैंपस, 100 एकड़ का कैंपस। तो बेसिकली 1 एकड़ इज व्हाट, 1 एकड़ इज इक्वल टू 4046.8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया, लार्ज यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। एकड़ बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम में यूज किया जाता था, हेक्टेयर को फ्रेंच सिस्टम में यूज किया गया, ठीक है। तो हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर से खेत सबको देखते हुए नापा जाता है, इतना हेक्टेयर खेत है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इज 1 हेक्टेयर। बर्न एक यूनिट है, दैट इज यूज वेरी स्मॉल एरियाज के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन सब के लिए यूज किया जाता है उसको। 1 बर्न इज इक्वल टू 10 टू द -28 मीटर स्क्वायर, काफी छोटा। चलिए अगर मान लो मास को मेजर करना है प्रैक्टिकली आपको, तो बहुत ज्यादा मास मेजर करना है, अगर स्टील का बार सब मेजर करना है तो वो सब मीट्रिक टन में यूज होता है। तो 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, ओके। सो ये मीट्रिक टन में बस ऐसा नहीं है कि स्टील बार्स को ही मेजर करते हैं, आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, बस इस लेवल में अगर उसका क्वांटिटी है, मास है, तो आप मीट्रिक टन में लिख सकते हो, ठीक है। क्विंटल, जैसे बाकी अनाज सब वजन किया जाता है क्विंटल में, तो 1 क्विंटल क्या होता है, 100 केजी के इक्वल होता है। तो और ये प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.54 केजी होता है, न्यूबॉर्न बेबीज वगैरह का वेट। या फिर आप केक, सबसे इंपॉर्टेंट, केक आप मेजर करते हो, केक का मेजरमेंट पाउंड्स में यूज होता है, हम लोग 2 पाउंड का 3 पाउंड का केक खाते हैं, ओके। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू व्हाट, 0.454 केजी। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है क्या 1 पाउंड 1 केजी के बराबर होता है, नहीं, रोटी भी ऐसा होता होगा लोगों को, बट 1 पाउंड इज वेरी स्मॉल, 0.454 केजी। इस तरीके से अगर आपको कुछ और कन्वीनियंट आपको लेना है तो 1 स्लग यूज कर सकते हो, इसके लिए उतना यूज नहीं होता है, ये सब 14.59 केजी होता है 1 स्लग इज इक्वल टू, ओके। नाउ उसके बाद अब देखो कुछ लिमिट्स का बात करते हैं, कहाँ मास कितना ज्यादा हो सकता है और कितना कम हो सकता है। सो द मैक्सिमम मास पॉसिबल, सो द बिगेस्ट प्रैक्टिकल मेजरिंग मास यूनिट के लिए जो बेसिक सबसे बड़ा यूनिट होगा, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर का नाम सुना होगा आपने, ही वाज इंडियन एनआरआई थे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। तो 1.4 into मास ऑफ सन, दिस इज द लार्जेस्ट मेजरिंग यूनिट फॉर मास, 2.7 into 10⁻30 kg। इससे ज्यादा बड़ा यूनिट हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैसिव ब्लैक होल्स वगैरह का मेजरमेंट जो है ना, वो चंद्रशेखर लिमिट्स में करता है। उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, आपने पता है केमिस्ट्री में एएमयू, मोर्गन सब में पढ़ा होगा। एक एएमयू इज इक्वल टू क्या होता है कि कार्बन सिंगल एटम का जो मास होगा ना, जो भी मास होगा उसका 12वां हिस्सा इज इक्वल टू 1 ए। कार्बन मास ले लो, एक एटम C12 एटम का, C12 आइसोटोप होता है उसका बार, उसके मास का 12वां हिस्सा निकालो तो निकलेगा 1.6 into
27 to the minus 27 kg. So this is what one atomical mass unit, one atomic mass unit. तो इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। तो मास को मेजर करने के लिए सबसे छोटा यूनिट ये है और सबसे बड़ा यूनिट 2.785 into 10 to the power 30 kg. So it is used to measure mass of single atoms, protons and neutrons as well. तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट टाइम के लिए देखते हैं। सोलर डे, एक दिन को सोलर डे कहा जाता है। एक साइडरियल डे होता है जिसमें 4 मिनट का लॉस होता है। यही 4 मिनट हर दिन मिल के आपको सोलर डे में एक साइडरियल डे होता है जो 366 दिन का होता है। बाकी हम लोग 365 दिन करते हैं। 4 साल में एक बार 366 दिन होता है जिसमें जिसको लीप ईयर बोलते हैं और 29 फरवरी मिलता है उस साल। ओके, लूनर मंथ क्या होता है 27.3 सोलर डे, ठीक है, जो जिसके कारण पूर्णिमा यार ये सब आप समझते होंगे। वन से छोटा यूनिट है टाइम का, 10 to -8 सेकंड वेव वगैरह का टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं।